नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है शुक्र। तो पहले शुक्र के कारक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि शुक्र से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, किस किस क्षेत्र में उसका दखल है और उसका प्रभाव वो किस तरह करेगा। तो शुक्र स्त्री को बिलोंग करता है, नारी को। शुक्र पत्नी है। वैवाहिक जीवन का सुख देखने के लिए हम इसी को देखते हैं, पत्नी के साथ कितना सुख प्राप्त होगा और कुछ हद तक ससुराल से कितना सुख प्राप्त होगा, इसके लिए भी शुक्र ग्रह को देखा जाता है। ये हमारे गुप्त अंग है, हमारे जननांग है। उससे संबंधित लाभ और हानि, बीमारियां का भी विचार हम शुक्र से कर सकते हैं। शुक्र गला है, गायन, बोलना, मीठी आवाज, सुरीली आवाज है ना। तो गले से संबंधित बातें जिसमें आमतौर पर गायन को, कविता को, लेखन को लिया जाता है, गेम्स को भी यहीं से हम देखते हैं। तो गले से संबंधित जो भी चीजें हैं, जहां पे बोलना है, जनसंपर्क है, गीत गाना है इत्यादि, कविता पाठ है, देखा जाता है। ये मुख है, गला और मुंह को समझिए जोड़ी। मुख से भाव क्या हुआ? सौंदर्य। हम कितने सुंदर दिख सकते हैं, हम कितने सुंदर हो सकते हैं का विचार भी शुक्र से होगा, अगर अच्छा है तो। क्योंकि शुक्र को गुरु की पदवी भी है, असुर गुरु है वो, असुरों का गुरु है। असुर वो जो सुर नहीं, मतलब जो देवताओं के अलावा हैं वो सब। तो कहीं ना कहीं उसमें एक साहस भी होता है। तो साहस को देखने के लिए, पौरुष को देखने, पुरुषत्व को देखने के लिए, कुछ करके दिखा सकने की सामर्थ्य के लिए भी हम शुक्र को देखते हैं। क्योंकि ये जननांगों से संबंधित है, तो उनकी बीमारियां जैसे मूत्र विकार, शुगर या इससे मिलता जुलता कोई भी प्रॉब्लम भी हम शुक्र से देखते हैं। ये स्वभाव को भी बिलोंग करता है, हमारा नेचर कैसा होगा, हम कितने खुले दिल के हैं, कितना खर्च करते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कितना प्रभावित करते हैं या प्रभावित होते हैं, ये सब चीजें भी हमने शुक्र से देखनी। हमारा विलास, हमारी लग्जरी, हमारा शान शौकत, विलासतापूर्ण सामग्रियां। अब विलास की सामग्री क्या होती है? अच्छा मकान, अच्छी कार, अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह, इन सभी चीजों को हमने शुक्र से देखना है। इसके बाद ये सामाजिक जनसंपर्क है, बोलने की कला का माहिर होता है, आकर्षक होता है, तो जनसंपर्क में भी बड़ा प्रभावी रूप रखता है। चुंबकीय आकर्षण होता है शुक्र में, किसी को भी अपने सौंदर्य से अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, इसलिए जनसंपर्क भी उसमें काउंट होता है। भागीदारी जैसे पार्टनरशिप के लिए भी, जीवन साथी के साथ तालमेल के लिए भी, एडजस्टमेंट के हिसाब से भी, समस्याओं को सॉल्व करने, क्योंकि गुरु है इसलिए ये सब चीजें भी देखी जा सकते हैं। गुरु का भाव था, शुक्र असुरों का गुरु है, तो उसमें गुरु जैसे भाव भी होते हैं, ज्ञान होता है, समझदारी होती है। इसलिए पार्टनरशिप के लिए भी, किसी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी शुक्र को देखा जा सकता है। क्योंकि ये लग्जरी है, इसलिए वाहन का भी इससे लेना देना है और वाणी का भी इससे लेना देना है। तो बोलने की कला, वाहन का सुख, ऑर्नामेंट्स का सुख, आप कपड़े इसमें ले सकते हैं, और वो सब चीजें जो सौंदर्य को बिलोंग करती हैं, आभूषण, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ये सभी चीजें हमने शुक्र से देखी। तो ये जो वो लिस्ट थी जिससे ये अंदाजा होता है हमको कि शुक्र किस किस क्षेत्र में लाभ या हानि दे सकता है। अब बात करते हैं कि शुक्र की कुछ परिस्थितियां, उसका बेसिक नेचर के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि उसका रंग उज्जवल होता है। उज्जवल से भाव यहां सफेद, चमकीला, खिला खिला। और प्रभाव में देखें तो वो शुभ प्रभाव करता है, क्योंकि वो गुरु है, शुभ प्रभाव। और गुण रजोगुण, उसके अंदर रज के भाव, मतलब काम शक्ति अत्यधिक होती है, ऐसा माना जाता है। और विशेष रूप से किस क्षेत्र को देखता है? स्त्री और भोग विलास, आनंद और भोग विलास और काम शक्ति, कामनाओं की पूर्ति, ये इसका क्षेत्र है। और जल तत्व का है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जब तक एक जगह तृप्ति नहीं होती, एक गड्ढा नहीं भरता, जल आगे नहीं जाता, तो इस तरीके से वो अपनी तृप्ति की पूर्ति में लगा रहने वाली प्रवृत्ति उसकी होती है। मीन राशि में ये उच्च का होता है 1 डिग्री से 27 डिग्री तक। कन्या राशि में नीच का होता है 1 डिग्री से 27 डिग्री तक। इसकी अपनी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। बुध की राशि और शनि की राशि में मित्र होता है, जैसे मिथुन, कन्या,
मकर और कुंभ इसमें ये मित्र है, और सूर्य और चंद्र से इसकी नहीं बनती, वहां शत्रु है। जैसे सिंह राशि और कर्क राशि में ये शत्रु हो जाएगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है ये तुला में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक। तो ये हुई इसका एक लमसम नेचर कि कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, कहाँ क्या प्रभाव करता है। और ये चंद्र से 10 डिग्री के अंतर पर अस्त हो जाता है। शुक्र का अस्त होना आम भाषा में से तारा डूबना भी कहते हैं। तो इसका भी एक पूरा अलग से प्रभाव होता है, जो बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो अभी तक हमने शुक्र के बेसिक नेचर को समझा, फिर उसकी कुछ क्वालिटीज को समझा कि किस किस राशि में थोड़ा थोड़ा कैसे प्रभाव करता है। ये 7वें भाव का कारक है। यह कारक का अर्थ है विशेष रूप से वहां प्रभाव करने वाला है, विशेष रूप से उस भाव को देखने वाला है। इसको ऐसे समझें जैसे टीचर स्कूल में कारक हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कारक हैं, इंस्पेक्टर साहब थाने में कारक हैं। वहां वो विशेष परफॉर्मेंस दे सकते हैं जहां सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 7वां भाव है ही वैवाहिक जीवन का या जीवन साथी का, इसलिए शुक्र वहां का कारक है। और खास बात यह है कि अगर हम दिग्बल देखें कहां होने पर उसे सबसे अधिक बल प्राप्त होता है, तो वो चौथा भाव है। चौथा भाव से हमने सुख ही देखना है। लास्ट में शुक्र का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? सुख, सुखों की प्राप्ति, कामनाओं की प्राप्ति। तो चौथे भाव में वो दिग्बली होता है। तो अभी तक हमने एक लमसम ये जाना शुक्र की व्यक्तित्व क्या है, वो किस क्षेत्र में काम करता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका तत्व क्या है, वो शुभ है कि अशुभ है, उसके गुण कौन से हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं। मेष राशि में अगर शुक्र रहेगा तो क्या प्रभाव होगा। एक तो मेष राशि का मतलब हुआ कि वो लगन में है, पहले भाव में हुआ। तो पहले भाव में जब शुक्र होगा मेष लगन वालों के लिए, तो विशेष बात ये होगी कि वो 7वें भाव पे अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। और यहां पर वो साधारण मित्र है, मतलब शत्रु नहीं है, मंगल का समभाव रखता है, साधारण मित्र रहता है। तो इसलिए लगन में शुक्र सौंदर्य को बढ़ाने वाला हो गया। आपके सौंदर्य, आपका आकर्षण जिसे हम कहते हैं, अपीलिंग फेस होगा, चेहरे पे चमक होगी, मुस्कुराहट बहुत सुंदर होगी, तो आप अट्रैक्टिव होंगे। तो एक तो ये लाभ होता है। और जीवन साथी के भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इसका अर्थ क्या निकला? 7वां भाव। देखिए मैंने उसे सर्किल में या स्क्वायर के अंदर कर दिया जिससे आप समझ सकें। और एक ही उसकी दृष्टि है 7वीं, इसलिए केवल अपने से 7वें भाव को वो देखता है। तो यहां दृष्टि पड़ने से जीवन साथी का सुख, उसके प्रति आनंद, उसके साथ तालमेल और लगाव, एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, उनसे लाभ प्राप्त होगा, ससुराल से लाभ प्राप्त होगा, ये लाभ देखने में आएगा। और वो दूसरे भाव का भी स्वामी है वृषभ राशि का, वो है कुटुंब। कुटुंब के साथ सुख, तालमेल, व्यवहार, विचार मिलेंगे। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुख के भाव से, जहां से 10वें भाव में बैठा है, तो थोड़ा बहुत चिंता, थोड़ी बहुत फिक्र, थोड़ा सा मन में भय या डर बना रह सकता है। लमसम देखें तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। लगन में बैठना अपने आप में शुभ था, अपने भाव कारक भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि बहुत अच्छी है, और धन भाव का स्वामी होकर लगन में आया तो धन बढ़ाने वाला भी हो गया। तो धन भी बढ़ रहा है, सौंदर्य बढ़ रहा है, वैवाहिक जीवन का सुकून बढ़ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन क्योंकि वो मेष राशि में है, इस कारण थोड़ी चिंतित रहना उसके स्वभाव में आ सकता है। कुल मिलाकर अच्छा माना जाएगा, बहुत बढ़िया। अब वृषभ लगन के लिए इसी को देखें तो कैसे होगा। यहां वो 12वें भाव में आ जाएगा। 12वां भाव हमारी खर्च को बिलोंग करता है, खो जाने को। पैसा खो जाए, पैसा आप खर्च कर दो, कहीं देना पड़ जाए, तो बहुत अधिक खर्च करवाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है, क्योंकि 12वें घर में जाने पर एक लग्न दोष का निर्माण यहां हो गया। अब वो षष्ठेश भी है, 6ठे भाव का स्वामी भी, लेकिन उसे षष्ठेश नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो लगन का स्वामी भी। एक ही ग्रह एक साथ लग्न और 6ठे या 8वें का स्वामी हो तो उसे षष्ठेश या अष्टमेश का दोष नहीं लगता, उसे केवल लगन का स्वामी मान के चलते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि 12वें जाने पर खर्चे बहुत बढ़ गए, और शत्रुओं के घर पर पूर्ण दृष्टि से शत्रुओं को बल प्राप्त हुआ। शत्रुओं को बल मिलेगा तो आपके लिए सिरदर्दी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, कर्ज लेने की स्थिति बढ़ सकती है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, शत्रु आपके लिए विरोधी हो सकते हैं, ये भी देखने में आ सकता है। तो रिजल्ट क्या निकला?
स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव है, पैसा बहुत अधिक खर्च हो रहा है, शत्रु भी थोड़े बहुत आप पर प्रभावी हैं। लेकिन 12वां घर शैया सुख का भी है, बेडरूम का भी है, और शुक्र का वहां होना अति शुभ समझा जा सकता है। कितना भी मर्जी इधर उधर करे, आप कमाओगे तभी तो खर्च करोगे, और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर रहे हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। तो इसे मिला जुला प्रभाव माने, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खराब नहीं समझा जाना चाहिए। शुक्र की प्रवृत्ति है, वो जिस भाव के 12वें में बैठता है उस भाव को धनी बनाता है, उसकी धन से सामर्थ्य को इंप्रूव कर देता है। ये भी एक पूरा विषय है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे कभी। अब आती है मिथुन लगन की बात करते हैं। तो मिथुन लगन के लिए 11वें भाव में आएगा। 11वां भाव मुख्य रूप से आमदनी का, भाई का या बीमारियों को देखने के लिए देखा जाता है। कंधों को भी यहां से देखते हैं तो अर्थ ये निकलेगा कि आमदनी इंप्रूव होने का जबरदस्त योग बना एक, लेकिन वो 12वें भाव से 12वें खर्चों का खर्च होना, इसका मतलब थोड़े कंजूस हो सकते हैं, या मितव्ययी नहीं होते, या संभल के खर्च करते हैं, जैसा चाहें शब्दों का इस्तेमाल करें। संतान के भाव 5वें भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो संतान को लाभ होगा, संतान का यश बढ़ेगा, खासतौर पर पुत्री का यश बढ़ेगा, पुत्री का सौंदर्य, उसका ज्ञान और उससे संबंधित मिलने वाले सारे सुख, जैसे बच्ची पढ़े लिखे काबिल बने और उसका अच्छे घर में विवाह हो जाए, यही सब सुख संतान के। तो संतान का सुख, लेकिन विशेष रूप से पुत्री से सुख की प्राप्ति का योग बहुत अच्छा बनता है। तो खर्चे कंट्रोल में रहते हैं, आमदनी ज्यादा होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, ज्ञान बढ़ता है, आपका अपना सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, विश्लेषण करने की ताकत इंप्रूव होती है, सही मौके पे सही फैसला लेने की सामर्थ्य इंप्रूव करती है, और बच्चों के प्रति बहुत कोमल भाव होता है, अपने बच्चों को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसमें कहीं कोई खराबी नहीं। मिथुन के लिए ये मेष राशि में शुक्र का होना बहुत शुभ है। कर्क की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए 10वें भाव में ये गोचर आएगा। अब 10वें भाव में जब रहेंगे, अपने आप में 10वें भाव में क्या है कि वो कुंडली का सबसे ताकतवर घर है, और वहां जितने भी ग्रह जाएंगे, कोई से भी ग्रह जाएंगे, उनका जबरदस्त प्रभाव लग्न पर आता है। एक अलग नियम ये होता है कि जो भी ग्रह जिस भाव से 10वें भाव में बैठता है, वो चाहे उस भाव को देखे या ना देखे, पर अपना प्रभाव उस पर करता है। तो शुक्र का प्रभाव यहां लगन पर आएगा, इसलिए आपका सौंदर्य, आपका धन, आपका सामाजिक रुतबा, यश बढ़ेगा, ये लाभ आपको हुआ। चौथे भाव पर पूर्ण दृष्टि, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपका मकान, आपका वाहन, माताजी के साथ तालमेल और आनंद की अनुभूति, ये सब आएगा। आमदनी के घर का स्वामी होकर बैठ गया 10वें भाव में, तो आमदनी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स होंगे। तो इनकम बढ़ रही है, रुतबा बढ़ रहा है, शान बढ़ रही है, कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान हो रहा है, सुख आपके मकान, माता जी का आशीर्वाद, उच्च शिक्षा, तो इसमें 1% भी कोई खराबी नहीं है। अगर ये प्लेसमेंट है कुंडली में तो ये बहुत अच्छा सुख देने वाला बनेगा। सिंह की बात करते हैं तो सिंह के लिए वो 10वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी। अब तीसरे भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि। तीसरे भाव से क्या देखें? तीसरे भाव से देखना होता है कि वो अपना बाहुबल का क्या इस्तेमाल करेगा, प्रयास कितने करेगा। देखिए, हमेशा बाहुबल का अर्थ सदा शारीरिक श्रम से नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, वहां अपना प्रयास करें और उसका रिजल्ट निकालने की ताकत दिखाएं, तो इस लिहाज ये बहुत अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ तालमेल, अपने स्टाफ के साथ तालमेल, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ तालमेल रहेगा। मेहनत का फल जबरदस्त प्राप्त होगा, भाग्य का सुख प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी और जीवन स्तर इंप्रूव होगा। 10वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में आया, जीवन स्तर इंप्रूव होगा, किसी तरीके से कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका भाग्य इंप्रूव हो रहा है, पिता से सुख इंप्रूव हो रहे हैं, आपके भाइयों से तालमेल अच्छे हो रहे हैं, काफी हद तक आपके अपने मामा जी से तालमेल अच्छे हो रहे हैं, मौसी से तालमेल अच्छे हो रहे हैं, आपको आपके प्रयासों का फल प्राप्त हो रहा है, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है, संतानों का सुख प्राप्त होने का भी 5वें से 5वें भाव के कारण यहां योग बनता है। कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं होगा, ये शुभ लाभ देने वाला बनेगा। कन्या की बात करते हैं तो 8वें घर में शुक्र आया। अब जो ग्रह भी 6, 8वें, 12वें जाते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। वो 8वां घर क्या है? गड्ढा है, एक कुआं है जिसमें पानी भरा है, पाताल लोक है, खो गया, समुद्र है।
तो अर्थ यह निकला कि शुक्र यहां पर वीक हुआ। अब उसने वीक होने से क्या नुकसान करा? भाग्य भाव की हानि हो गई। भाग्य का स्वामी 8वें घर में चला गया। भाग्य से ही हमने धर्म को भी देखना है, तो धर्म की हानि हुई, भाग्य की हानि हुई, और पिता के सुखों की कमी भी देखने में आ सकती है। ये सारी बातें। 8वां घर हमारे बॉडी के जननांगों से संबंधित है। शुक्र का वहां होना, खराब होना कुछ हद तक इस संबंध में भी नुकसान आपको स्वास्थ्य का दे सकता है। लेकिन वो कुटुंब भाव का स्वामी है, आपकी बोली का, आपकी भाषा का, आपके व्यक्तित्व का स्वामी है। तो इसका अर्थ है परिवार वालों से आपका तालमेल अच्छा होगा, बोली भाषा आपकी अच्छी होगी, कुटुंब के साथ तालमेल आप अच्छा बना के रखेंगे। ऐसा कोई काम जिसका कुछ हद तक गायन से, लिखने पढ़ने से, कविता पाठ से है, वो रहेगा। ऐसा कोई काम जिसका खाने पीने का है, थोड़ा वो भी इंप्रूव रहेगा। मिला जुला कर एवरेज स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। कुटुंब के साथ जितना सुख मैंने होता है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं होगा, अच्छा है पर बहुत अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा। और जब भाग्य साथ नहीं देता फिर कुछ भी साथ नहीं देता, आपकी मेहनत भी नहीं और परिवार भी नहीं। परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा और वास्तविक लाभ होता हुआ दिखाई कम देगा, इसलिए इसे एवरेज या खराब समझा जा सकता है। तो ये पहली लग्न है कन्या जिसके लिए ये प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए विशेष बात, एक तो बैठा ही वहां है जहां का वो कारक है, बहुत बड़ी बात हो गई। एक नियम समझ लीजिए, यहां पर ये कारक केवल पुरुष के लिए होता है, स्त्री के लिए नहीं। स्त्री के लिए यहां गुरु होता है, और कारक ग्रह का कारक भाव में अकेले होना भी उस भाव का नुकसान करता है। तो अगर शुक्र यहां अकेला ही बैठा होगा तो नुकसान करेगा, कोई और ग्रह साथ में है तो उसका लाभ कंपैरेटिवली अच्छा मिलेगा। अब ये ग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह किस तरह का लाभ मिलेगा, लेकिन 7वें भाव का लाभ जरूर मिलेगा अगर वहां कोई और ग्रह है तो। शुक्र का 7वें घर में होना अच्छा जीवन साथी, वैवाहिक जीवन का सुख, प्रेम, जीवन साथी के सौंदर्य से आप प्रभावित हो, ऐसा देखने में आएगा। लगन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तित्व, आपका आनंद, आपका इंप्रेसिव होना साफ साफ दिखाई देगा। पर यहां क्योंकि 8वें भाव का स्वामी भी है, अब 8वां भाव का स्वामी इसलिए नहीं गिना जाएगा क्योंकि लगन का स्वामी, फिर भी जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ससुराल वालों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। लेकिन आपकी लगन के लिए आपके भाव के हिसाब से आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका सौंदर्य, आपकी पर्सनैलिटी, समाज में आपका रुतबा और आपका मान, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी से तालमेल, ये सब बहुत अच्छा है। तो बेहतरीन अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर तुला के लिए आएगी। वृश्चिक की बात करते हैं तो 6ठे घर में ये आया। 6ठा घर हमारे शत्रुओं का, बीमारियों का, कर्जों का है, अच्छा नहीं है। तो शुक्र का यहां जाना इस लिहाज से नुकसान हुआ, कर्ज लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा क्योंकि वो 7वें भाव का स्वामी होके अपने से 12वें और जन्म कुंडली के 6ठे घर में आया। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी भागदौड़ बहुत बढ़ सकती है, बार बार कर्ज लेने की प्रवृत्ति आ सकती है, खर्चों को मेंटेन करने में ही पूरा जीवन तनाव में कट सकता है। तो ना खर्चों के लिए अच्छा है, ना ही आपकी आमदनी को इंप्रूव कर रहा है, वैवाहिक जीवन के सुखों को भी कम कर रहा है, तनाव बढ़ा रहा है, कर्ज की स्थितियां बढ़ा रहा है, और शत्रु पक्ष बढ़ा, लोग आपका विरोध कर रहे हैं। कारण कुछ इसमें खास तौर पे ससुराल वाले बहुत विरोध कर रहे हैं, ये देखने में आएगा। तो वृश्चिक के लिए इस प्लेसमेंट का कोई भी लाभ नहीं होगा। अब बात आती है धनु की। धनु के लिए 5वें भाव में ये गोचर में बैठेगा। यहां पर ये अकारक ग्रह है क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी भी है और 6ठे से 6ठे भाव यानी 11वें भाव का स्वामी भी है। अकारक होकर संतान के घर में जाएगा तो संतान की कुछ हानि, ज्ञान की कुछ हानि, ज्ञान में तेजी, कटुता, नुकसान, बच्चों की हेल्थ का छोटा छोटा प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। लेकिन आमदनी जबरदस्त बढ़ेगी क्योंकि आमदनी के घर पर तो उसकी पूर्ण दृष्टि है। तो इनकम तो इंप्रूव हो रही है पर संतान का सुख थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। 5वां घर हमारे ज्ञान का है, पढ़ाई लिखाई आपकी खुद की, उसमें समस्या नहीं है। सही मौके पर सही फैसला लेना, इसमें समस्या नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए जिसे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। तो प्लेसमेंट के हिसाब से
ठीक है, लेकिन षष्टेश होने के कारण स्थिति खराब हो रही है। जो पांचवा घर खराब हुआ, जो कुछ भी पांचवें घर से देखते हैं वो बिगड़ जाएगा। इसमें संतान, उस संतान का ज्ञान, संतान से मिलने वाले सुख कम होंगे, कर्ज की स्थितियां बढ़ेंगी, आप अपने खर्चों को मेंटेन करना नहीं जान पाएंगे, आपका मैथ यहां कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आमदनी बहुत रहेगी। तो कुल मिलाकर आमदनी हो तो हम बाकी सब समस्याओं को झेल लेते हैं। तो इसे एट पार पे मान के चलिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। मकर की बात करते हैं तो यहां केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, और बैठा भी केंद्र में है, और चौथे भाव में वो कुछ हद तक सुख देने वाला भी गिना जा सकता है। तो प्लेसमेंट केंद्र में बैठा है, बहुत अच्छा है। दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, बहुत ज्यादा अच्छा है। जीवन स्तर को इंप्रूव करेगा, कार्य क्षेत्र पर मान सम्मान को इंप्रूव करेगा, राज्य शक्ति का लाभ होगा, सरकार से संबंधित लाभ होंगे, पिता का आशीर्वाद कृपा से आपको लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, ज्ञान का लाभ होगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा रहन सहन मेंटेन करने में आपको हेल्प होगी। किसी तरीके का कोई भी नुकसान देखने में नहीं आएगा, हर तरीके का सुख, हर तरीके का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने लग्न का जो स्वामी है शनि, उसका परम मित्र है। तो इसलिए अत्यधिक आनंद देने वाला मकर के लिए अत्यधिक शुभ फल देने वाला बनेगा। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ के लिए ये तीसरे घर में बैठेगा। तीसरे घर से हमने प्रयास देखने, एफर्ट्स देखने, रिजल्ट्स देखने कि हम क्या निकाल सकते हैं। छोटे भाइयों का सुख देखना है तो छोटे भाई से सुख प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी मेहनत की सफल होने की संभावनाएं थोड़ी रहेंगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी होकर वहां बैठा है और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि। जब भाग्य बहुत बलवान होगा तो धर्म शक्ति, ईश्वर की कृपा, पिता का आशीर्वाद और आपका भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो कर्म करने के लिए अवसर मिलेंगे, जब कर्म करने के लिए अवसर मिलेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। तो अर्थ ये होगा कि सुखों की प्राप्ति हो रही है, माता जी से आनंद की प्राप्ति हो रही है, विदेश जाने और बहुत पैसा कमाने का योग बनेगा, भाग्य का सुख प्राप्त, कहीं कोई नुकसान नहीं। तो भाग्य के हिसाब से, पिता के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, आनंद के हिसाब से, बड़े घर, बड़े वाहन के हिसाब से और जबरदस्त लग्जरियस जीवन जीने के हिसाब से हर लिहाज बहुत अच्छा है। यहां भी ये लग्न, तो मकर के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और कुंभ के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अब आखिरी आती है मीन। अब मीन लग्न के लिए जब ये मेष राशि में होगा तो दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव है हमारा गला, बोली भाषा, और इसी का ये मुख्य कारक है। तो यहां शुक्र होने पर आमतौर पर बहुत अच्छी आवाज, गायन, लेखन, एक तरह से कवि होना, लेखक बनना और गेम्स में जाने की जबरदस्त संभावनाएं आती हैं। अष्टम भाव का स्वामी होकर के यहां बैठा है, इसलिए थोड़ी खराब स्थिति है मीन के लिए। फिर ये बढ़िया स्थिति नहीं आई, क्योंकि वो तीसरे घर का भी स्वामी है और आठवें का भी, और दोनों ही खराब है। लेकिन आठवें घर पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये किसी न किसी क्षेत्र में आपको स्पेशलिस्ट बनाएगा। कुछ जननांगों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन धन संग्रह का योग मिलेगा, एफर्ट्स का योग मिलेगा, इसका थोड़ा सा फायदा होगा। बहुत अधिक लाभ नहीं है, मिला जुला सा प्रभाव है, लेकिन बुरा नहीं कहा जा सकता। तो मीन के लिए एक एवरेज सिचुएशन यहां पर ये मेंटेन कर रहा है। सभी लग्नों पर चर्चा हो गई। अब जिनके लिए बहुत अच्छा है उन्हें तो किसी विशेष उपाय की जरूरत है नहीं, लेकिन जिनके लिए ठीक नहीं है वो क्या उपाय कर सकते हैं। 3 तरीके से हम उपाय कर सकते हैं। ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ग्रह का रत्न जैसे कि हीरा या उपल पहन सकते हैं, और तीसरा होता है कुछ दान। ये सभी चीजें लिस्ट पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका कुप्रभाव है, जो उसका कम लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, जो उसका नुकसान हमें प्राप्त हो रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। किसी भी उपाय से कोई भी समस्या जड़मूल से खत्म नहीं हो सकती, पर हां उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि उसका दुख हमें कम मिले और कुछ सुख मिलने की संभावना बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।